जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हों और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जी हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। जब पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे, तब कोर्ट से आदेश कैसे लें? 156(3) सीआरपीसी और अब BNSS 175(3) आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र माई ड्राफ्ट सहित, यही हमारा आज के वीडियो का टाइटल है। 175(3) यदि पुलिस थाने में पुलिस थाना प्रभारी महोदय के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा आपके संज्ञेय अपराध में रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया जाता है, तब आपके पास एक सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि आप धारा 175(3) के तहत आवेदन तैयार करके मैं शपथ पत्र के जज साहब के समक्ष पेश करके इन्वेस्टिगेशन का आदेश आप करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन का जब आदेश जज साहब के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद थाना प्रभारी महोदय के द्वारा उसमें एफआईआर लिखी जाएगी और एफआईआर के बाद उसका जो है कि इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जज साहब ने आदेश कर दिया अनवेंशन का, जो 175(3) में दिया गया है कि जज साहब धारा 210 BNSS 2023 के तहत उनको राइट्स हैं जो है कि संज्ञान लेने के, कि यदि परिवाद पत्र पर जो प्राइवेट कंप्लेंट हम लगाते हैं वकील लोगों के द्वारा लगाई जाती है वो, या पुलिस रिपोर्ट पर या स्वयं की जानकारी पर कहीं से उसको जज साहब को इत्तला प्राप्त होती है, तो वो उसका संज्ञान ले सकते हैं। अब यहाँ मामला ये होता है कि जब हम खुद ही धारा 175(3) के तहत जज साहब को आवेदन देते हैं, तो वो धारा 210 BNSS 2003 के तहत ही वो माना जाता है और उन्हीं जज साहब के समक्ष पेश किया जाता है जिनके जुरिडिक्शन में वो थाना होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 171 की उपधारा 4 के तहत भी आवेदन दिया जा सकता है? क्योंकि सवाल और सामने आता है कि क्या हमें जज साहब को जो आवेदन देना है, उस आवेदन की जो ड्राफ्ट है और जो शपथ पत्र है वो भी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखा है। उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। उस आवेदन की ड्राफ्ट और शपथ पत्र की ड्राफ्ट मैं आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से ही बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कई बार हमारे मन में आता है कि आखिर हम आवेदन को किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसकी क्या ड्राफ्टिंग होगी। तो आपकी सारी समस्या का समाधान मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर कर दिया है, उसी में से आपको आगे की जानकारी दूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर मन में पैदा होता है कि ये आवेदन एफआईआर दर्ज करने का जो आवेदन है जज साहब को जब दिया जाएगा, जब थाना प्रभारी महोदय के द्वारा एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाए गंभीर प्रकृति के अपराधों में, तब ये जो आवेदन दिया जाएगा क्या 173 की उपधारा 4 के तहत दिया जाएगा या 175 की उपधारा 3 के तहत दिया जाएगा? ये मैं सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात कर रहा हूं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। 173 की उपधारा 4 की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है सर कि मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जा सकता है, आवेदन दिया जाएगा, बस इतना लिखा हुआ है। अब हम इससे क्या समझेंगे? इसमें पावर नहीं दी गई है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें पूरी धारा में कहीं नहीं लिखा हुआ है 173 में कि मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे। ये लिखा हुआ है 175 की उपधारा 3 में कि जब आवेदन में शपथ पत्र के जज साहब के समक्ष दिया जाएगा आवेदक के द्वारा वकील साहब को खड़ा करके, तब मजिस्ट्रेट साहब उसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे। तो पावर जो है, जो शक्ति है, वो जज साहब को 175 की उपधारा 3 के तहत दी गई है। 173 की उपधारा 4 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो आवेदन मजिस्ट्रेट साहब को दे सकता है। सवाल ये उठता है कि वो कब दे सकता है? 173 की उपधारा 4 के तहत कि वो थाना प्रभारी महोदय के समक्ष गया या जो भी पुलिस अधिकारी थाने पे ड्यूटी पे हैं उनके समक्ष गया और संज्ञेय प्रकृति का उसका मामला है, गंभीर प्रकृति का, उसने उनको सारी घटना बताई। संज्ञेय प्रकृति के मामले वो होते हैं सर जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, और असंज्ञेय प्रकृति के अपराध वो होते हैं जिसे पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। संज्ञेय प्रकृति के अपराध को कॉन्जिबल ऑफेंस कहते हैं और असंज्ञेय प्रकृति के अपराध को नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस कहते हैं। जो कॉन्जिबल ऑफेंस होता है उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है और नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस में एनसी रिपोर्ट लिखी जाती है। एनसीआर, नॉन कॉन्जिबल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, अदम रिपोर्ट जिसको कहते हैं, इसको बीएनएसएस 2023 की धारा 174 में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जब असंज्ञेय प्रकृति का अपराध, मतलब जो बहुत गंभीर प्रकृति का नहीं है, जब वो थाने पर उसकी सूचना दी जाती है तो थाना प्रभारी या जो भी पुलिस अधिकारी है उनके द्वारा उसको लिखा जाएगा
और उसकी एक कॉपी उस जो शिकायतकर्ता है उसको दे दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि आप जाकर कोर्ट में जज साहब के समक्ष आगे की कार्रवाई करें। हाँ, इसमें एक बात और बता दूं, यदि जज साहब उसमें भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकते हैं और जब उसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश करते हैं तब पुलिस अधिकारी के पास फिर दोबारा वही सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं इन्वेस्टिगेशन की, जो वो वारंट के बिना भी उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और सारी वो कार्रवाई उसमें प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जज साहब ने अगर इन्वेस्टिगेशन का आदेश उसमें कर दिया तो फिर एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगा। हम जो बात कर रहे थे सर 173 की उपधारा 4 में, जब वो व्यक्ति थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी में थाने पर जाता है उसकी फरियाद लेकर गंभीर प्रकृति के अपराध में, गंभीर प्रकृति का अपराध क्या क्या हो सकते हैं? हत्या, लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण और जिसको कहना चाहिए ठगी, 420, ये सब जो है कि गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, इनमें एफआईआर दर्ज की जाती है। इस प्रकार के कोई भी घटना या इससे हटके भी कोई भी हो सकती है सर, गंभीर वारदात हजारों लाखों तरीके की भी हो सकती है। वो लेकर जब जाता है थाने पर और उससे कह दिया जाता है कि हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, आप जाइए, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? तब 173 की उपधारा 4 BNSS 2023 में प्रावधान दिए गए हैं कि वो व्यक्ति डाक से पुलिस अधीक्षक महोदय को एक रिपोर्ट भेजेगा। तब पुलिस अधीक्षक महोदय ये पाते हैं कि ये संज्ञेय प्रकृति, गंभीर प्रकृति का अपराध है, तो उनसे नीचे की पंक्ति के उप पुलिस अधीक्षक महोदय से उसकी जांच करवाएगा और आगे की कार्रवाई करेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगा। अब मामला यहाँ पर यह होता है कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ संगीन वारदात हुई है, उसने रजिस्टर डाक से एसपी साहब को भी आवेदन दे दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब आगे क्या प्रावधान होगा? तब इसी धारा 173 की उपधारा 4 की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा, बस इतना लिखा हुआ। तो यहाँ एक प्रोसीजर बताई गई है, लेकिन इसकी शक्ति जिसको हम कहते हैं पावर जो है जज साहब की, वो 175 की उपधारा 3 में बताई गई। उसमें बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन का अनवेंशन का आदेश करेगा जज साहब, अनवेंशन का आदेश करेंगे। तो जब वो अनवेंशन का आदेश करेंगे तो हम 175 की उपधारा 3 के तहत ही इसमें आदेश आवेदन हम पेश करेंगे जज साहब के यहाँ। इसमें एक सवाल निकल कर ये भी आता है कि कई लोग ये सोचते हैं और ये मन में विचार आता भी है कि भाई पूरी BNSS 2023 में जो रिपोर्ट जब की जाती है तो उसमें किसी भी धारा में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो है कि थाना प्रभारी महोदय एफआईआर दर्ज करेंगे। उसमें अनवेंशन शब्द इस्तेमाल हुआ, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जो धारा जो 173 जो एफआईआर से संबंधित धारा है, जो पहले 154 थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, और BNSS 2023 में वो 173 कर दी गई है। तो ना तो इसमें लिखा हुआ है ना 175 में लिखा हुआ है, या आप मान लें कि BNSS 2023 में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो 531 धाराएं हैं और 39 अध्याय हैं और 2 अनुसूचियां हैं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जज साहब उसमें एफआईआर का आदेश करेंगे। तब ये कहां से निकल कर आता है कि वो एफआईआर दर्ज की जाएगी? तो ये जो जवाब है ये कानून में जो है ये जज साहब की इनहेरिटेंस पावर के अंतर्गत, इसको कानून के अंदर ये एक भाव छुपा हुआ है इसका। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में, जैसे कि ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 12 नवंबर 2013 का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, एक लैंडमार्क जजमेंट है सर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश जिसको हम कहना चाहिए कि 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इसको पारित किया था और इन्होंने इसमें ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो संज्ञेय प्रकृति, गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं उसमें थाना प्रभारी महोदय को, पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करना होगी। ये बिल्कुल दिशा निर्देश इसमें स्पष्ट दे दिए गए हैं और यही चीज निकालकर अब जो है कि ये चूंकि 2013 का है, लेकिन अब ये अमेंडमेंट जो है कि BNSS 2023 में 173 के उपधारा 1 में कर दिए गए। उपधारा 1 में क्या बताया गया है? 173 के उपधारा 1 में कि जब भी कोई गंभीर प्रकृति के मामले की सूचना प्राप्त होती है, संज्ञेय प्रकृति कॉन्जुगल ऑफेंस के बारे में, तब इस बात पर कि क्षेत्राधिकार पर विचार किए बिना ही उसकी थाना प्रभारी महोदय को जब इतला प्राप्त होती है, चाहे वो इतला मौखिक हो, लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से हो, उनके द्वारा लिखी जाएगी, पढ़कर सुनाई जाएगी उसको और उसके दस्तखत लिए जाएंगे या अंगूठा लिया जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है, व्हाट्सएप, ईमेल या MP जो भी पोर्टल से दी गई है ऑनलाइन, तब 3 दिन के अंदर आपको जाकर दस्तखत करना होंगे। तो अब यहाँ जो उपधारा 1 है सर, आप थोड़ा सा समझिएगा, यही उस सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि एफआईआर दर्ज करने का ही आदेश उसमें माना जाएगा। किस प्रकार से माना जाएगा? कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी संज्ञेय अपराध की इतला प्राप्त होगी
तो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये सीधी सी बात है। जो इसका 173 की उपधारा 2 में भी लिखा हुआ है कि उस इतला की एक प्रति निशुल्क उस शिकायतकर्ता को दी जाएगी। अब कौन सी इतला की दी जाएगी? एफआईआर की तो दी जाएगी सर। 173 एक संज्ञेय प्रकृति के अपराधों से, गंभीर प्रकृति के अपराधों से ही संबंधित है। 173 और 175 और 174 में यदि मामला आता है नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस में, जिसमें पुलिस अधिकारी की जो पावर दी गई है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा ही नहीं, वो एनसी रिपोर्ट लिख लेंगे उसमें। लेकिन गंभीर प्रकृति के मामलों में जो लिखी जाएगी शिकायत, वो एफआईआर ही लिखी जाएगी। और ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश के मामले में 12 नवंबर 2013 में भी ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि संज्ञेय प्रकृति के मामलों में एफआईआर लिखना अनिवार्य है। थाना प्रभारी या पुलिस अधिकारी उसमें टाल मटोल नहीं कर सकते हैं, और यदि की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वो किस पेरा में दिए गए हैं, जजमेंट का वो पेरा भी मैं आपको पढ़ के आगे बताऊंगा। तो हम इसमें जो चर्चा कर रहे हैं सर, सबसे पहले हम 175 पर, हमारे वीडियो का टाइटल भी यही है, 100 संबंधित है बीएनएसएस 2023 से। और हम जो जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करेंगे वो भी 175(3) बीएनएसएस 2023 के तहत ही पेश करेंगे। इसमें लोक सेवक के विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं कि पहला उनके वरिष्ठ अधिकारियों की से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और उनको भी सुना जाएगा वो जो कहते हैं। उसके बाद फिर उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। और इसी प्रकार से 175 की जो धारा 1 है उसमें पुलिस थाने में जब जिसको कहते हैं कॉन्जुगल ऑफेंस की सूचना प्राप्त होती है तो वो मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के बिना ही उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक ध्यान रखिएगा सर कि उपधारा 1 में भी इन्वेस्टिगेशन शब्द इस्तेमाल हुआ है कि जो थाने के जो पुलिस अधिकारी हैं वो मतलब मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के बिना भी उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें गिरफ्तारी भी कर सकते हैं वारंट के बिना। और जज साहब भी जो आदेश करेंगे वो भी इन्वेस्टिगेशन के आदेश करेंगे। यहाँ आप ध्यान रखिएगा उपधारा 1 में भी इन्वेस्टिगेशन शब्द इस्तेमाल हुआ है और उपधारा 3 में भी। उपधारा 3 में क्या बताया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि धारा 210 के अधीन रहते हुए जब 173 की उपधारा 4 के तहत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के साथ जज साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो जज साहब उस पर पुलिस रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं, आपके बयान भी ले सकते हैं। और उसके बाद जब वो पूर्ण सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जब उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जाता है तो सीधे एफआईआर दर्ज होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि पुलिस थाना प्रभारी महोदय के द्वारा एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन बीच का जो रास्ता होता है वो ही रास्ता सर सारा खेल करके जाता है कि अब इन्वेस्टिगेशन तो प्रारंभ हो गया, केस डायरी में एंट्रियां चालू हो गई, अब यहीं से मुलजिम बच भी जाता है और चालान भी पेश हो जाता है। अब सपोज करो कि कोई कारणवश रिपोर्ट लिखने के बाद थाना प्रभारी महोदय के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई, क्लोजर रिपोर्ट, खात्मा खारिजा रिपोर्ट, ये असंज्ञेय प्रकृति का मामला है, जबकि आपने एफआईआर जब लिखी थी उसे कॉन्जेबल ऑफेंस मानकर लिखी थी। और अब इतना लंबा चौड़ा अवधि बीतने के बाद 6 महीने साल भर के बाद आप असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट कैसे दे रहे हैं? एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ मेरे खुद के केस का है कि कॉन्जेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस पुलिस ने एक ही व्यक्ति को दो तरीके से ट्रीट किया। मेरे एक पक्षकार का मामला, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं शॉर्ट में बता देता हूं सर, फिर हम आगे सीधे उस आवेदन की ड्राफ्ट पर चलेंगे। हमारे वीडियो का टाइटल वही है 175(3) की कि जज साहब से एफआईआर दर्ज कराने का आदेश कैसे कराएं। उस आवेदन की ड्राफ्ट, एफआईआर और उससे संबंधित कानून जो मैंने ई बुक पीडीएफ में डाउनलोड करके रखे हैं, मैं आपको वहीं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना बता दूं मैं आपको सीखने के लिए सर, प्रैक्टिकली बात मैं बता रहा हूँ। मेरे एक पक्षकार के साथ 28 लाख की धोखाधड़ी की घटना की गई 420 की एक कंपनी के नाम पर, और उसमें तकरीबन 5 मुलजिम हैं जिसमें पुलिस ने 3 पर एफआईआर दर्ज की। मेरे पक्षकार की एफआईआर दर्ज करने से 10 दिन पहले ही 8,60,000 की धोखाधड़ी की एक और एफआईआर दर्ज हुई थी उन्हीं मुलजिमों में से एक मुलजिम पर। रिपोर्ट तो जो एक ही थे, सभी एक ही वो गिरोह था उनका धोखाधड़ी और चीटिंग करने का, लेकिन उनमें से एक पर दर्ज हुई थी। अब पुलिस ने उस एक मुलजिम को 8,60,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार भी किया, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा उसकी जमानत को निरस्त कर दिया गया, गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए उसको जेल भेज दिया गया। 10 दिन वो जेल में रहा।
इस 10 दिन के दौरान उस जो बदमाश था, वो 420 का धोखेबाज ठग व्यक्ति, उसने सोचा कि मेरा बचना मुश्किल है, मैं पैसे वापस कर देता हूँ। तो उसने जो भी गणित और तिकड़म भिड़ाई और वो उन लोगों से संपर्क करवाया जेल के अंदर रहते हुए ही, उसके परिवार के अन्य लोगों से, और उनसे राजीनामा किया, उनको राशि वापस की। तब उसके द्वारा एक शपथ पत्र बनाकर पेश किया गया, एक शपथ पत्र दिया गया उस मुलजिम को कि मेरा इससे राजीनामा हो गया है, तो मुझे इसकी जमानत में कोई आपत्ति नहीं है। उसको पूरे पैसे भी दे दिए इन लोगों के द्वारा। तब कहीं जाके जज साहब ने उसकी जमानत ली और वो बाहर आया। यह सबसे सीखने और समझने वाली बात यह है कि इस एफआईआर के दर्ज होने के 10 दिन बाद ही मेरे पक्षकार की 28 लाख की धोखाधड़ी की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज हुई थी। मुलजिम वही है। एक में पुलिस संज्ञेय मान रही है, कॉन्जेबल ऑफेंस चालान बनाकर पेश कर रही है, लेकिन मेरे पक्षकार के मामले में 1 साल तक तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर ही टालम टूली चलती रही, और 1 साल बाद ये रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट में कि ये संज्ञेय नहीं, असंज्ञेय प्रकृति का मामला, ये गंभीर नहीं, ये साधारण प्रकृति का मामला। अब आप देखें कि अपराध एक व्यक्ति के द्वारा 2 किए गए। एक अपराध में तो आप चालान पूरा कंप्लीट करके कोर्ट में पेश कर रहे हैं, और दूसरे में उसी व्यक्ति के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये भला कौन सी बात है भाई? वो तो मात्र 8,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट थी, उसमें ही आपने संज्ञेय मान लिया, और वो की वही सेम कंडीशन उसी प्रकार से जैसे वो 8,60,000 की धोखाधड़ी की गई थी रुपए की कंपनी के नाम से, वही के वही अपराध का तरीका, वही अपराध की शैली मेरे पक्षकार के भी साथ अपनाई गई थी, और उसके साथ 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। ऑनलाइन ऑनलाइन जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड पूरा उसके पास मौजूद था। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड तो इतना मजबूत होता है कि वो आखिर तक कहां गया वहां तक भी जांच की जा सकती है। मतलब वो अभियुक्त गण ने जिस खाते में पैसे जमा करवाए थे, 10 मिनट बाद ही निकाल कर उसको दूसरी स्टेट के खाते में लिए गए। पुलिस के द्वारा जांच ही नहीं की गई उसमें, और खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश की गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुलजिम एक, अपराध 2 नहीं 3, एक और था उसके ऊपर अपराध, जिसमें एक व्यक्ति के साथ उसी व्यक्ति के द्वारा 2,37,500 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, और उनके द्वारा थाने पे भी आवेदन दिया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत भी दर्ज की गई। उन्होंने थाने पर जाकर उनके और उनके गवाहों के बयान भी दर्ज करवाए, और पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सबूत भी पेश करा, लेकिन पुलिस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ना तो उस पर एफआईआर दर्ज की और ना ही आगे कोई कार्रवाई की। और जो दूसरी एफआईआर दर्ज की थी वो मेरे पक्षकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक शिकायत भी कर दी थी उसमें, तो वहां से जांच के निर्देश आए थे, तब कहीं जाके बमुश्किल उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें भी 1 साल बाद खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी। तो मुलजिम एक, अपराध 3। एक में जो है कि आप चालान बनाकर पेश कर रहे हैं, और दूसरे में आपने एफआईआर दर्ज कर ली लेकिन उसको खत्म करने के उद्देश्य से क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, और तीसरा जो आवेदन उसी व्यक्ति के ऊपर है वो पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति की क्या स्थिति सामने आ सकती है, काम व्यक्ति के लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं। अब वो व्यक्ति जिनके साथ 8 लाख की धोखाधड़ी की गई थी, उनको तो उनके पैसे प्राप्त हो गए। अब यहाँ यदि इस 28 लाख वाले व्यक्ति की भी पुलिस उसी प्रकार से जांच करके चालान बनाकर पेश करती, तो ये पैसा तो उन्हीं मुलजिमों के पास है, वो उसको वापस कर देते। संभावना 99% ये संभावना थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया? आखिर पुलिस को ऐसा क्या दिखा कि उसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दी उस मुलजिम की, और उसमें कम राशि के मामले में 8,60,000 की धोखाधड़ी के मामले में उसको घर से पकड़ कर ले आया, 10 दिन जेल में रहा। उसमें कुछ, उसमें भी तो क्लोजर रिपोर्ट दे सकते थे पुलिस अधिकारी महोदय, उसमें क्यों नहीं दी? और 28 लाख में क्यों दे दी? जबकि अपराध की शैली, अपराध का तरीका सब एक ही था। वो तो प्रथम अपराध था उसका 8,60,000 का, दूसरा अपराध उसका था 28 लाख का, और तीसरा अपराध था उसका 2,37,500 की धोखाधड़ी का। और तीनों अपराध कंपनी के एजेंट बनकर उनसे रुपए लेकर धोखाधड़ी करना था। जब पहले में आप कर सकते हैं तो बाद के 2 में आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, अब नहीं किया तो हमारे पास में दूसरे भी रास्ते मौजूद हैं। हम आज वीडियो इसी टॉपिक पर हम बना रहे हैं कि ये कंडीशन किसी के भी साथ हो सकती है सर, किसी भी के भी साथ हो सकती है, तो उसमें आप घबराएं नहीं। यदि आज का हमारा जो वीडियो का टाइटल है पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें, भाई पुलिस ने लिखने से मना कर दिया तो हमारे सामने कोर्ट खुली हुई है सर, आप बिल्कुल आप इसकी उम्मीद रखें। और सीआरपीसी की जो 156(3) थी, अब एक बीएनएसएस की 175(3) कर दी गई है, उसी के तहत हमें आवेदन पेश किया जाएगा। तो हम आगे जो बढ़ रहे थे, तो ये सर एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि एक ये प्रैक्टिकल उदाहरण किसी एक के साथ ही नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है सर। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ कोई गंभीर घटना हुई है और पुलिस थाने पर एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाए, तो ये भी बहुत बड़ी गंभीर स्थिति है।
लेकिन ये जो उदाहरण दिया मैंने, ये गंभीर से भी गंभीर स्थिति है सर एक समझने वाले व्यक्ति के लिए कि मुलजिम एक, अपराध तीन। एक अपराध में आप उसको मान रहे हैं कि ये दोषी है, गंभीर अपराध किया है और चालान आप पेश कर रहे हैं। दूसरे में आपने एफआईआर लिख ली और उसको क्लीन चिट दे दी। तीसरे में आपने जांच ही प्रारंभ नहीं की। मतलब आप समझ सकते हैं कि मुलजिम एक, अपराध तीन। और एक वो स्थिति होती है कि आप प्राइमा फेसी आप रिपोर्ट लिखाने का और आपकी रिपोर्ट ही लिखने से मना कर दिया। तो चाहे कंडीशन कैसी भी हो, चाहे उसका रूप किसी भी प्रकार का हो, हमारे सामने उसका उपाय उपलब्ध है 175 की उपधारा 3। इसके तहत हमें जज साहब को आवेदन देना होगा, आवेदन के साथ शपथ पत्र लगाकर, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उसी के तहत आपको आवेदन देना होगा। और जज साहब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे तो वो एफआईआर दर्ज करने का ही आदेश सर माना जाएगा कि इसके तहत एफआईआर दर्ज की जाए। सवाल ये उठता है कि 173 में वो प्रक्रिया बताई गई है और इसमें शक्तियां दी गई हैं, और 173 की उपधारा 1 में जो आपने थाने पर गए कोई भी गंभीर अपराध की सूचना देने, तो लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से आपने दे दी, और आपके दस्तखत करके आपको आपको पढ़कर भी सुना दी गई, आपने दस्तखत या अंगूठे भी आपने लगा दिए। और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए तो 3 दिन के अंदर आपने दस्तखत करना होंगे, तभी जांच उसमें चालू होगी। इसी के आगे इसमें धारा 62, 64 से लेकर 79 और 124 ये महिलाओं से संबंधित भी बताई गई हैं। ये जो है कि इसमें उनको खास सुविधा दी गई है कि यदि महिला से संबंधित कोई अपराध हुआ है तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। कोई विकलांग या दिव्यांग है तो दुभाषियों को साथ लेकर जाया जाएगा, उसके घर पर जाया जाएगा, या उसको जहां सुगमता हो उस स्थान पर उसके बयान और कार्रवाई की जाएगी, वीडियोग्राफी ली जाएगी। 186 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 के तहत मजिस्ट्रेट साहब उसके बयान लेंगे एक। और ये जो सारी कार्रवाई 173 की उपधारा 1 बीएनएसएस 2023 के तहत की गई है, इसकी एक प्रति इतला की, एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क उसको दी जाएगी, क्योंकि गंभीर प्रकृति का अपराध है तो एफआईआर ही उसमें लिखी जाएगी। उसमें जो है कि एनसीआर रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, नॉन कॉन्जिबल रिपोर्ट। सर आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉन कॉन्जिबल रिपोर्ट जो सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे कि आपसे किसी का धक्का मुक्की हो गई, उसने आपको गाली बक दी या धक्का दे दिया या एक थापड़ मार दिया, तो ये सामान्य प्रकृति के मामले हो गए। दो पड़ोसियों में कचरा फेंकने की बात पर विवाद हो गया, एक ने एक को चांटा मार दिया, एक ने एक को घूसा मार दिया, तो ये सामान्य प्रकृति का अपराध होगा। तो कई बार मजिस्ट्रेट जो है कि उसको एक सामान्य प्रकृति का अपराध मानते हैं। हालांकि थापड़ मुक्के कर लेना है उसमें भी सर 323, 294, 506 आईपीसी के तहत जो है कि मुकदमे कोर्ट में पेश होते हैं, ऐसा नहीं है। मारपीट, धोखाधड़ी, और ये तो मगर कुछ सामान्य प्रकृति के अपराध जो रहते हैं बहुत नॉर्मल किस्म के, तू तू में हो गई, तू तू में हो गई, जैसे थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई, तो उसमें फिर आप एनसीआर लिख लें तो मान भी लिया जाए, क्या ठीक है। लेकिन किसी का सिर फाड़ दिया, किसी को गुप्ती मार दी, चाकू मार दिया, और किसी को जो है कि अपहरण कर लिया, बलात्कार कर दिया, हत्या, लूट, डकैती, इस प्रकार के, तो उसमें तो फिर लिखी ही जाएगी सर। और अगर उसमें भी नहीं लिखते हैं तो फिर ये एक बड़ा सोचने का प्रश्न होता है कि वो व्यक्ति के सामने क्या कानूनी उपचार उपलब्ध होंगे। तो सर मैंने आपको बताया 175 की उपधारा 3। अब मैं सबसे पहले इस आवेदन की ड्राफ्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, और उस शपथ पत्र पर जो इसके साथ लगेगा, उसके बाद 175(3) की सरल व्याख्या जो ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैंने की है, उस पर आपको आगे की जानकारी दूंगा। और इसी के साथ आज के वीडियो में जो हमारे ई बुक के जो टाइटल है कि आम जनता के लिए एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण कार्रवाई मार्गदर्शिका में एफआईआर, इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है वो भी। और इस पे स्पेशल वीडियो भी बना चुका हूं सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है वो। दूसरा, जीरो एफआईआर क्या है, कब वह कैसे दर्ज होती है, बीएनएसएस 2023 के तहत, ये भी इसमें सर मौजूद है। और बीएनएसएस की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की एफआईआर कैसे दर्ज करें, पुलिस क्लोजर रिपोर्ट अगर रिजेक्ट कर देती है तब क्या करें। तो इसमें भगवती सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, जो मैंने इस पे स्पेशल वीडियो भी बनाया है। उसको मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर भी शामिल किया है, क्योंकि ये सब कुछ हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर से संबंधित है, इसलिए इस ई बुक पीडीएफ में भी मैंने शामिल कर लिया है। इसमें भगवत सिंह वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बताया है कि जब जज साहब के समक्ष पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है तो जज साहब उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनके सामने 3 उपाय उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से? कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना चाहिए, और अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं, और अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है। ये सभी चीजें इस जजमेंट में बताई गई हैं। इसी प्रकार से सुधीर रंजन मोहते विरुद्ध यूओआई 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन एमपी, इसमें भी ये बताया गया है कि जो जांच रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण जज साहब ने पाई थी,
तो उसको नहीं माना और उसमें दोबारा इन्वेस्टिगेशन के अधिकार दिए हैं। तो जज साहब को इसमें बहुत जबरदस्त पावर दिई गई हैं कि सब कुछ थाने पे ही समाप्त नहीं हो जाता है। आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें, अपनी उम्मीद और कोशिश बनाए रखें, क्योंकि मैं एक बार फिर ये आपको लाइन कहना चाहूंगा, जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। अगर आपने हौसला तोड़ दिया, हौसला छोड़ दिया, तो आपको कोई न्याय दिलाने घर नहीं आएगा। वो तो चाहते ही यही है मुलजिम, कि आपका हौसला टूट जाए और आप घर बैठ जाएं। एक उदाहरण के तौर पे एक बात और मैं बता दूं कि सपोज करें आप कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, आपने उसमें आपत्ति ली, एक प्रोटेस्ट पिटीशन लगती है उसमें आपत्ति, और 193 की उपधारा 9, मतलब 193 में जब पूरा अनुसंधान हो जाता है तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पेश करते हैं, या तो वो चार्ज शीट हो जिसको हम कहते हैं चालान, या क्लोजर रिपोर्ट हो। तो इसी की उपधारा 9 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भी बताया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट पेश कर दी गई, उसके बाद भी उनको कोई गवाह सबूत मिलता है, तो वो उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं सप्लीमेंट्री के रूप में, चालान के रूप में। और जो ट्रायल मजिस्ट्रेट है, जज साहब, उनको भी आदेश करने का अधिकार है उसमें इन्वेस्टिगेशन का, कि वो उस क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करके दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आदेश कर सकते हैं। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसमें मैं जो आपको बता रहा था, जो मेरा बताने का मकसद था वो यही था कि यदि पुलिस पेश कर देती है, अब सपोज करें कि पुलिस ने पेश कर दी क्लोजर रिपोर्ट, आपने वहां पे तो प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दी, आपत्ति, जज साहब ने आपकी बात को वहां नहीं माना, अब यहां से आपको हाई कोर्ट में जाना होगा। यदि आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे और आप चुप होकर बैठ जाएंगे, तो वो उनके मुलजिमों की होगी बल्ले बल्ले, उनकी होगी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले कैसे होगी सर, कि सपोज करें कि किसी व्यक्ति के साथ 30,37,500 रुपए की धोखाधड़ी की है, जैसे मैंने एक पक्षकार का भी आपको उदाहरण बताया था। अब वो 30 लाख उन्हीं के पास है, पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, अदालत से भी जो है कि आपका मामला नहीं सुना गया, तब उनकी तो हो गई बल्ले बल्ले। अब वो तो 30 लाख में ऐश से जिंदगी गुजारेंगे, वो तो चाह ये रहे थे कि ये थाने की जो परेशानी है जैसे तैसे हमारे पास से हट जाए, और उन्होंने उनकी हट गई, और इधर वहां भी निरस्त हो गया। अब आप बैठ गए तो पैसा आपका हमेशा के लिए डूब गया, और ऐसे मुलजिमों को कभी सजा भी नहीं मिलना। आपको हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करना होगी, आपको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है, तो आप वहां भी जाइए सर, आप हिम्मत मत हारिए। मैंने जो मोटिवेशन लाइन आपको पढ़ी है वो इसलिए पढ़ी है सर, क्योंकि जब कानून का अंधेरा हो घना, तब उम्मीद बनाए रखना। ये आप ध्यान रखिएगा सर, कानून की मशाल अभी भी जली है, और जंग लड़ने का हौसला रखना, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। ये आप ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर हिम्मत तोड़ दी तो आपको न्याय दिलाने कोई नहीं आएगा, और मुलजिम हमेशा के लिए बरी हो जाएंगे। और यदि अपराधियों का हौसला बढ़ता है तो अपराध बढ़ता है, अपराधियों का हौसला घटता है तो अपराध कम होता है। और कानून बनाया ही इसलिए गया है, इसलिए आप विश्वास रखें, हम उसमें हिम्मत ना हारें। और अब हमें जो आगे की कार्रवाई करना है, उस आवेदन की एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने सर तैयार की है, और उस आइडियल ड्राफ्ट की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। उस आइडियल ड्राफ्ट में आप आपके हिसाब से घटना सेट कर लीजिएगा। एक आइडियल ड्राफ्ट है, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये भी विचार आता है कि आखिर हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। वकील साहब के लिए तो ये आसान है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए भी अगर उसको घर बैठे जानकारी मिल जाती है तो वो भी बहुत कुछ सीख और समझ सकता है। तो आइए सर, मैं आपको उस ई बुक पीडीएफ में सबसे पहला उसी की जानकारी देता हूँ, और उसके बाद उससे संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है वो देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें, सीआरपीसी 156(3), अब बीएनएसएस 175(3), आवेदन पत्र, मय शपथ पत्र, ड्राफ्ट सहित पूरी प्रक्रिया। यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है और यही हमारे ई बुक का भी टाइटल है। अब मैं सीधे आपको वहां ले चलता हूं, और वहां लेने चलने से पहले एक बार फिर मैं कहूंगा सर, कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। मैं बार बार मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऐसे मामले में सर एक आम व्यक्ति अक्सर हिम्मत हार जाता है, क्योंकि एक तो उसका पैसा गया, और ऊपर से थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, तो उसके मन में घोर निराशा और मायूसी पैदा हो जाती है। उस मायूसी को दूर करने के लिए ही मैंने ये मोटिवेशनल लाइन तीसरी बार पढ़ी है इस वीडियो में सर, ताकि आप अपना हौसला अगर बड़ा बनाए रखेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, वरना आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे सर। और मुलजिमों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, जिसको हम कहते हैं चांदी हो जाएगी उनकी, और वो ऐसे जिंदगी जिएंगे उस पैसे में,
तो पता नहीं आपके अलावा कितने लोगों से भी उन्होंने धोखाधड़ी और ठगी की होगी। जो कि मैंने आपको बताया कि कानून में आपको लगे रहना पड़ेगा सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे ड्राफ्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले आवेदन की ड्राफ्ट बताने जा रहा हूँ, और कि यदि जज साहब के समक्ष अपराध में कोई भी हुआ हो, संज्ञेय प्रकृति का अपराध, तो इसमें सिर्फ आपको घटना बदलना है सर इसमें, बाकी इसका खाका और रूप लगभग यही रहेगा। सबसे पहले तो सर आपको ऊपर न्यायालय का शीर्षक लिखा जाएगा, ऊपर ही ऊपर A4 साइज के पेपर में, इधर प्रकरण क्रमांक और इधर आपका नाम और सारे मुलजिमों के नाम। और इसमें उसके बाद आवेदन पत्र अंतर्गत BNSS 2023 की धारा 175(3) के तहत। उसके बाद पक्षकारों के नाम आपने ऊपर लिख ही दिए हैं, यहाँ मैंने इसको इसी प्रकार से सेट करा है ये। उसके बाद फिर ये पक्षकारों के नाम लिख दिए, उसके बाद आपने धारा लिख दी, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इन्वेस्टिगेशन आदेश जारी करने के संबंध में, ये भी आप लिख सकते हैं उसमें। माननीय महोदय, नंबर 1 में परिवादी की ओर से आवेदक की ओर से निम्नलिखित आवेदन सादर पेश है। नंबर 1 में जुरिडिक्शन का मामला लिखा जाएगा, क्योंकि जुरिडिक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है सर, कि उक्त घटना माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में घटित होने से यह आवेदन श्रीमान को सादर प्रस्तुत है। यदि वो घटना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं हुई तो जज साहब उस आवेदन को नहीं लेंगे। थाने में ये जरूर सुविधा दी गई है, पुलिस थाने में कानून के तहत 0 FIR जिसको कहते हैं, कि घटना आपके साथ कहीं भी हुई हो, आप किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और 0 पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और संबंधित थाने को भेज दी जाएगी, उसको 0 FIR कहते हैं। और वो थाने में उनकी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, और उनके जुरिडिक्शन में जो न्यायालय आता है, वो थाना जिस भी न्यायालय के जुरिडिक्शन में आता है, वहां उसका चालान पेश किया जाएगा। इसी प्रकार से न्यायालय के समक्ष उस क्षेत्राधिकार में घटना घटित होना जरूरी है। अब आपने आवेदन पेश कर दिया, पहला पैरा आपने लिख दिया जुरिडिक्शन का, जिसको हम कहते हैं क्षेत्राधिकार का। दूसरा है कि आरोपीगण ने दिनांक तारीख की जगह छोड़ दी है, मैंने इसको समय इतनी बजे स्थान पर आवेदक के साथ एक संज्ञेय अपराध कारित किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। संज्ञेय मतलब गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, ये आपने हो गया। दूसरा पैरा में आएगा, अब यहाँ जो भी अपराध हुआ है सर, XYZ गंभीर प्रकृति का, उस अपराध की पूरी घटना और डिटेल आपको यहाँ लिखना है। मैंने तो एक बतौर उदाहरण के आपको एक प्रारूप तैयार करके बताया है इस ई बुक PDF के अंदर से, कि आप एक समझ सकें कि हाँ इसका रूप इस प्रकार से होगा। तीसरा पैरा है, यह कि आरोपीगण ने आवेदक के साथ मारपीट की, जिससे आवेदक को गंभीर चोटें आई, और जबरन आवेदक की कीमती वस्तु जैसे सोने की चेन 5,000 चोरी कर लिए, लूट लिए। यह कि उक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता और जो है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 323, 325, 392 जो लूट IPC की थी के तहत एक संज्ञेय और दंडनीय अपराध है। ये मैंने यहाँ उसकी धारा इसलिए लिख दी है सर, क्योंकि अधिकतर लोग अभी भी इन धाराओं को जानते हैं, बाकी इसकी बजाय अब आप नई जो धारा है उन्हीं को आप यहाँ पे उपयोग करेंगे। जैसे कि 420 को बदलकर 318 कर दिया गया, उसको भी 3 भागों में 4 भागों में तोड़ दिया गया, 2 को संज्ञेय और जमानती कर दिया, और 318 की धारा 4 है संभव, हाँ 4 है सर वो, उसमें 7 साल की सजा और अजमानती उसको कर दिया गया। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पैरा आएगा सर, यह कि उपरोक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है कि दंडनीय संज्ञेय और दंडनीय अपराध है। पांचवा आएगा यह कि आवेदक ने उपरोक्त घटना की लिखित शिकायत, रिपोर्ट, दिनांक, जगह छोड़ दी, आप अपने हिसाब से लिख देना, को संबंधित थाने का नाम जो भी हो कि थाना प्रभारी को प्रस्तुत की थी। छठा पैरा आएगा यह कि आवेदक ने बाद में दिनांक को जो भी हो SP साहब को भेजी गई तारीख लिख दें, को BNSS की धारा 173(4) के तहत पुलिस अधीक्षक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी थी, परंतु आज दिनांक तक आरोपीगण के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं की गई और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण या जांच शुरू नहीं की गई है। ये छठा पैरा हो गया। सातवां पैरा सर जो इसका है हमारा, यह है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर FIR दर्ज न करने के कारण आवेदक को न्याय से वंचित किया जा रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आठवां पैरा आएगा यह कि आवेदक का यह आवेदन BNSS की धारा 175 की उपधारा 3 के आवश्यकता अनुसार शपथ पत्र द्वारा समर्थित श्रीमान को सादर पेश है। अब इसमें प्रार्थना मांगेंगे हम, रिलीफ इसके बाद इसमें जो प्रेयर में मांगी जाएगी कि अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि न्याय हित में BNSS 2023 की धारा 175 की उपधारा 3 के तहत संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निम्नलिखित आदेश पारित किए जाएं, जिसमें नंबर 1 है, आरोपीगण के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध की FIR तत्काल दर्ज करने का आदेश दिया जाए। खा
मामले का गहन और निष्पक्ष अन्वेषण जांच करने का आदेश दिया जाए तथा न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तीसरा, कोई अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रदान की जाए। ये नीचे दिनांक आएगा और इधर आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम और आपके वकील साहब का नाम आ जाएगा उसमें, फिर जो भी वकील साहब के द्वारा आप पेश करवाएंगे। तो ये तो हो गई सर आवेदन की ड्राफ्ट। ये इसी बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। इसके लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद भी सकते हैं। अब इसके साथ जो शपथ पत्र लगेगा सर, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ऊपर शीर्षक वही लिखाएगा। एक बात मैं बता दूं सर, कि जब आप 175(3) का आवेदन पेश करेंगे तो यूएनसीआर में दर्ज होता है वो शुरू में। मतलब आपके ना तो बयान हुए, जज साहब को आपने दे दिया, या तो जज साहब पुलिस रिपोर्ट के लिए लगा दें उसको, या जज साहब पूरा आपका बयान वयान लेके इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दें, पुलिस को भी सुन लें। ये जो भी हो, 2-3 प्रोसीजर में से एक प्रोसीजर अपनाएंगे तो शुरू में मामला आपका यूएनसीआर के तहत दर्ज होता है। ये आपको मैं बता दूं, 175(3) के तहत हम जब देते हैं। अब इसके साथ जो शपथ पत्र हम देंगे तो ऊपर वही न्यायालय का नाम, इधर लेफ्ट में प्रखंड क्रमांक, इधर जो है कि आवेदक और मुलजिमों के नाम, और बीच में आप लिखेंगे शपथ पत्र और कोष्टक में लिख दें आवेदन पत्र 175(3) BNSS 2023 के आवेदन पत्र के समर्थन में। उसके बाद शपथकर्ता का विवरण में उसका पूरा नाम पता आ जाएगा, और उसके बाद आएगा यह कि मैंने इसमें यह कि लिखा है। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं। हर पेरा में आगे आप ये लिख सकते हैं, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उपरोक्त आवेदन का शपथ करता हूं और मामले के तथ्यों से परिचित हूं। दूसरा नंबर है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि आवेदन के पेरा 1 से 8 तक में दिए गए सभी तथ्य और कथन मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार सत्य और सही है। तीसरा पेरा है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैंने पुलिस थाना प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक के समक्ष जो शिकायतें प्रस्तुत की थी उनकी प्रतियां सत्य हैं और संलग्न है। चौथा है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि शपथ पत्र में कोई भी बात छिपाई या गलत नहीं बताई गई है। पांचवा है, मैं शपथ पूर्वक सत्य घोषणा करता हूं कि यदि यह कथन झूठा पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा। अच्छा, इसमें आपको यदि आपके द्वारा हाई कोर्ट में कोई कार्रवाई की गई है तो उसका भी पेरा आप बढ़ा लें सर। मैंने उसको पेरे को नहीं बढ़ाया है, मैं इस पेरे को अभी मैं टाइप कर देता हूं आपके सामने ही सर। उसके संबंध में प्रस्तुत नहीं की है, ये सर मैंने बढ़ा दिया। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा था इसमें, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है कि व्यक्ति हाईकोर्ट जाने की बजाय पहला वहीं पे 175(3) के तहत वो पेश करता है। हालांकि 175(3) के तहत कार्रवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के जज साहब के समक्ष ही पेश की जाएगी, और वो यदि कोई आदेश करते हैं तो फिर उसकी याचिका वहां पर लगेगी। ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं, लेकिन हाई कोर्ट का जुडिक्शन भी मौजूद है सर। हाई कोर्ट को सभी प्रकार के मामले सुनने का अधिकार दिया गया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बढ़ा दी सर, क्योंकि हो सकता है कि ये इसलिए मैंने बढ़ा दी खास तौर से, क्योंकि हो सकता है कि इसी मामले से संबंधित आपका कोई और अन्य मामला विचाराधीन हो। जैसे कि मैंने एक मामला आपको बताया था, जो मामला कुछ इस प्रकार से था कि जो है कि 175(3) का आवेदन तो विचाराधीन था ही थाने पे पहले, जज साहब के समक्ष पहले से, और उसी में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लाकर पेश कर दी अलग से। अब सपोज करें आप इसमें कि अब जैसे 1 साल की समयावधि हो गई, कोई आदेश भी नहीं हुआ, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जो है कि जज साहब को आपने बीच में 2-3 आवेदन दिए कि साहब ये 1 साल 6 महीने की समयावधि हो गई है, पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है। उसमें जज साहब ने कोई आदेश दिए और उस आदेश की कॉपी लेकर आपने हाई कोर्ट में याचिका आपने लगा दी, और कि साहब ये इतना समय हो गया और अनावश्यक विलंब हो गया है और ये वहां से अभी आदेश भी नहीं हुआ है, और उसके बाद भी पुलिस के द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, और मामला नीचे चल ही रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। फाइनल होगा तब भी आप जा सकते हैं उसमें, और अंत बीच में होता है तो आप उसकी भी कॉपी लेकर आप जा सकते हैं। तो मैंने एक एहतियात के तौर पर लिख दिया। आखिरी में आएगा सर सत्यापन। इसमें मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि इस शपथ पत्र का पेरा क्रमांक 1 लगायत अंत का लेख मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही है, और शपथ आयुक्त से आप इसको तस्दीक करवा लें। तो ये तो हो गया सर हमारा आवेदन की ड्राफ्ट और शपथ पत्र की ड्राफ्ट की। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर लिखने से मना कर दिया जाए तब आपके पास क्या कानूनी उपचार होगा, एक बार फिर बता दूं आपको। 173 की उपधारा 4 के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं, डाक से आपको एसपी साहब को आवेदन देना होगा, और थाना प्रभारी को आप देंगे ही देंगे। वो अगर मना कर देते हैं तो एसपी साहब को देना होगा, सुपरिटेंडेंट पुलिस को, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है
तब 175(3) के तहत आपको कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करना होगा और इसमें निवेदन करना होगा कि एफआईआर दर्ज करने का आप आदेश करें। ये एक सिंपल, बड़ी मजबूत और अच्छी प्रोसेस है जिसमें आपको न्याय जरूर प्राप्त होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। जज साहब द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का जो कानूनी आधार है, हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का आधार बीएनएसएस की धारा 175(3) की शब्दावली में कहीं भी नहीं है, ना तो 173 में ना 175 में। ये वीडियो के पहले में शुरुआत में हमने चर्चा की थी, बल्कि कानून की इनहेरिटेंस लीगल प्रोसीजर है और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या में निहित है। कानून में जो 175(3) का जो इम्प्लीकेशन है कि जब मजिस्ट्रेट धारा 175(3) के तहत इन्वेस्टिगेशन का जो आदेश देते हैं तो उसका अर्थ स्वतः ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश होता है। अन्वेषण की शुरुआत जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत संज्ञेय कॉन्जिबल ऑफेंस के किसी भी मामले में कानूनी रूप से जांच या इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू हो सकता है जब प्राथमिकी मतलब एफआईआर दर्ज की गई हो। धारा 173 बीएनएसएस का संदर्भ आपकी दी गई धारा 173 जो कॉन्जेबल ऑफेंस में इतला ही वह धारा है जो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया बताती है। जब मजिस्ट्रेट 175(3) के तहत अन्वेषण का आदेश देते हैं तो वह पुलिस अधिकारी 175(1) के तहत संज्ञेय अपराध में अन्वेषण शुरू करने के लिए बाध्य होता है और अन्वेषण शुरू करने के लिए उसे सबसे पहले धारा 173 के प्रावधानों का पालन करते हुए एफआईआर दर्ज करना होगी। अब इसमें 175(3) में जो लिखा हुआ है कि ऐसे अन्वेषण का सीधा मतलब जो माना जाएगा संज्ञेय मामलों के अन्वेषण से है और यह अन्वेषण एफआईआर दर्ज होने के बाद ही शुरू माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का सर एक लैंडमार्क जजमेंट भी है जो है कि एक तो जो मैंने आपको बताया था सर सबसे महत्वपूर्ण ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार 12 नवंबर 2013 का, इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो भी मैंने इस ई बुक के अध्याय 9 में मैंने शामिल करके रखा है। सबसे पहले मैं आपको वही जजमेंट पढ़ के बताता हूँ सर। उसमें बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मैं आपको उसी पे आपका ध्यान दिलाऊंगा ताकि ये मामले में आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर हम यहीं पर लौट कर आएंगे जहां से हम अभी छोड़कर जा रहे हैं। आइए सर, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 12 नवंबर 2013, इसका उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर मैं लेकर चलता हूं जहां इस सवाल का जवाब हमें स्पष्ट रूप से मिलेगा। तो मैं आ चुका हूं सर इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष और निर्देश दिए हैं उसमें नंबर 1 है, यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है सर। यहाँ हमारे सामने स्थिति क्लियर हो गई है कि एफआईआर दर्ज होगी ही होगी अगर जज साहब ने इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया है। नंबर दूसरा है, यदि प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं। ये दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति हो गई, यदि जांच में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो प्राथमिकी मतलब एफआईआर अवश्य दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच के बाद शिकायत बंद कर दी जाती है, ऐसी शिकायत बंद करने की विशिष्टि की एक प्रति प्रथम सूचनादाता को तुरंत 1 सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए। इसमें शिकायत बंद करने का और आगे कार्रवाई न करने के कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए। ये हो गया सर नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस। अगर वो है तो एनसीआर में रिपोर्ट लिखी जाएगी और कॉपी दे दी जाएगी, और यदि कॉन्जेबल ऑफेंस है तो उसमें फिर एफआईआर ही लिखी जाएगी। आगे इसमें और कड़े निर्देश दिए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें बड़े ही कड़े रूप से बताया है, सख्त निर्देश दिए हैं इसमें कि यदि पुलिस अधिकारी को कॉन्जेबल ऑफेंस का पता चलता है तो वह अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। यदि पुलिस अधिकारी को प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो एफआईआर दर्ज न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जजमेंट में बताया गया है। और इसमें आगे और भी बताया गया है कि जो प्रारंभिक जांच है वो सिर्फ 4 पॉइंट बताए गए हैं जिन मुद्दों पर की जा सकती है: वैवाहिक विवाद या पारिवारिक विवाद, दूसरा वाणिज्यिक अपराध, तीसरा चिकित्सा लापरवाही के मामले और चौथा है भ्रष्टाचार के मामले। इसमें वो की जा सकती है, इसके अलावा नहीं। और इसी प्रकार से इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि शिकायतकर्ता के अधिकारियों को सुनिश्चित रूप से जो प्रारंभिक जांच की जाएगी किसी भी स्थिति में 7 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उसमें बीएनएसएस में 14 दिन लिखा हुआ है, ये जजमेंट है 2013 का, इसमें 7 दिन बताया गया है। और इसी प्रकार से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है सर जो मैंने आपको बताया।
तो यहाँ एक तो ये बात हो गई सर, आपकी ये जजमेंट में स्पष्ट बताया गया। एक जजमेंट और है सर्वोच्च न्यायालय का, जो मैं भी आपको वहीं लेकर चल रहा हूँ। वहां चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि 173 के उपधारा 1 में अब ये बात शामिल कर ली गई है। ये जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में बताई गई है वो पूरी बात 173 की उपधारा 1 में आ चुकी है। कैसे आ चुकी है? क्योंकि जब उस धारा को हम पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड उसकी शब्द शैली पढ़ के बता देता हूं, ताकि हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। 173 कॉन्जेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन इन कॉन्जेबल केसेस। ये आप ध्यान से सुनिएगा सर। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, कौन से ऑफेंस सर? शुरुआती इसकी हो रही है कॉन्जेबल ऑफेंस से, नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ, सिर्फ गंभीर प्रकृति के अपराधों की तो क्षेत्र पर विचार किए बिना कि वो घटना कहाँ घटित हुई है, अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधिक अधिकारी को दी जा सकेगी। और यदि इसमें 2 पॉइंट दिए गए, मौखिक रूप से दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशों में लेखबद्ध कर ली जाएगी और इतला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इतला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, इस व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दूसरा है इसमें, यदि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा उसको लेखबद्ध की जाएगी। और इसी की उपधारा 3(2) में बताया गया है कि उसकी प्रति उसको निःशुल्क दी जाएगी। तो कॉन्जेबल ऑफेंस में सर क्या होता है? एफआईआर दर्ज होती है। और नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस में क्या होता है? एनसी रिपोर्ट दी जाती है। और हम बात कर रहे हैं संज्ञेय अपराध की, क्योंकि हम जज साहब के समक्ष जो आवेदन पेश करेंगे 175(3) के तहत, वो कॉन्जेबल ऑफेंस का ही बताकर हमारे द्वारा वो किया जाएगा। क्योंकि अगर छोटा मोटा मामला है सर उसमें, जैसे कि मैंने बोला कि धक्का मुक्की हो गई, कहासुनी हो गई, थोड़ी बहुत आवेश आ गया एक दूसरे में, तो वो सर फिर क्या होता है उसमें, कई बार उसमें फिर हमें प्राइवेट कंप्लेंट ही लगाना पड़ती है। वकील साहब को आपको करना होगा, पूरा मुकदमा तैयार करके कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करेंगे, आपका बयान कराएंगे। उसके बाद जज साहब उसको दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद फिर उस सामने वाले अभियुक्तगण पे नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद वो अदालत में उपस्थित होंगे, वकील साहब को करेंगे, जमानत करवाएंगे। जमानत करवाने के बाद फिर दोबारा आपके बयान होंगे, फिर उनके मुलजिमों के वकील साहब आपसे प्रति परीक्षण करेंगे। आपके बयान जब पूरे हो जाएंगे तो उनको भी बयान का मौका दिया जाएगा, वो दें या न दें। उसके बाद फिर अंतिम बहस होगी, उसके बाद फैसला होगा। ये प्राइवेट कंप्लेंट की प्रोसीजर जो मैंने आपको बताई है। ये अक्सर जो हमें एनसी रिपोर्ट दी जाती है, जो जो ना असंज्ञेय अपराध की सूचना, उसी के आधार पर हम कोर्ट में मुकदमे हम लगा देते हैं। लेकिन मामला तो वहां उत्पन्न होता है सर कि संज्ञेय है, कॉन्जेबल ऑफेंस है, और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है। तो अब हम वहीं लौट कर आते हैं सर जहां मैंने आपको अभी अभी छोड़ा था वीडियो में। आइए सर। मामला हरि नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य का सकीरी वसु विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी। कुछ लिखने में अलग अलग पढ़ने में आता उच्चारण। ये अपील सी 346 ऑफ 2008, 8/1/2008 का है। और इसमें भी सर जो बताया गया है, उस समय 156(3) ही लागू थी सर। ये फैसला जो है कि 2008 का है। और ये जो ललिता कुमारी विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये 2013 का है। उस समय तो बीएनएसएस 2023 लागू ही नहीं हुई थी। तो इसमें जो धाराएं बताई गई हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता की बताई गई हैं, लेकिन उन्हीं को रिप्लेस करके 175(3) ये इनको कर दिया गया है। वो भी, उसके भी कुछ जजमेंट है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और ये शपथ पत्र लगाना जो अब तो कानून में शामिल ही कर लिया गया है, लेकिन पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले हैं और उसी के आधार पर वो लगाना नेसेसरी था। लेकिन अब कानून का विकास हमेशा होता रहता। अमेंडमेंट इसलिए होते हैं ताकि जो नई चीजें काफी समय से नहीं हो पा रही वो हो जाएं। तो बीएनएसएस 2023 में भी वो पूरी कर दी गई है। बीएनएसएस और बीएनएस जो आईपीसी की जगह लाया गया वो, और उसी के अलावा बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर कि पुलिस को बिना, जब मजिस्ट्रेट, ये इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में सर बताया गया है कि पुलिस को बिना किसी देर के एफआईआर दर्ज करनी होगी और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। कौन से ऑफेंस में? जो कॉन्जेबल ऑफेंस है। पुलिस अन्वेषण शुरू करने की पहली शर्त क्या है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी पहली शर्त निम्नलिखित है। जो कॉन्जेबल अपराध की सूचना प्राप्त होना, तो जो 173 की उपधारा 1 है वो मैंने आपको बता दी। सीआरपीसी में जो है 154(1) थी पहले, ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बिल्कुल कि संज्ञेय मामले किए जाने से संबंधित कोई सूचना किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक या लिखित रूप में दिए जाने पर ऐसे अधिकारी को विश्वास करने का कारण देती है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है।
ये पूरा इसी के बारे में सर मैंने इसमें ई बुक में बताया गया है। और अन्वेषण शुरू करने का जो परिणाम होगा वो एफआईआर से ही शुरू होगा सर। और इसमें बीएनएसएस 2023 के तहत जो प्रमाण है वो भी मैं आपको बता दूं कि 173 की उपधारा 3 की उपधारा बी स्वयं अन्वेषण की कार्रवाई का उल्लेख करती है। और बी में अन्वेषण की कार्रवाई के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, जब मजिस्ट्रेट 175 3 के तहत ये आदेश देते हैं तो पुलिस को बीएनएसएस के तहत अन्वेषण की जो पावर है अपनानी पड़ती है, जिसका पहला और अनिवार्य चरण 173 के तहत एफआईआर का सार दर्ज करना होता है। भले ही 175 3 में एफआईआर दर्ज करने शब्द का सीधा उल्लेख ना हो, और कानून और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत और बीएनएसएस की प्रक्रिया का जो पदानुक्रम है वह सुनिश्चित करता है कि अन्वेषण का आदेश देने का अर्थ ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना होता है। इसी प्रकार से ये अध्याय 2 है सर। इसमें अध्याय 2 में जो है कि पुलिस की इतला और उनका अन्वेषण करने की शक्तियां हैं, जो मैंने आपको 173 के बारे में जो जानकारी दी है, तो पूरी 173 जो बुक में है प्रिंटेड वही मैंने इसमें टाइप भी कर दी है सर, और उसकी सरल व्याख्या भी मैंने पूरी की है इसमें ई बुक पीडीएफ के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ शार्ट में स्क्रॉल करके। ये आप जो देख रहे हैं इसमें ये पूरी 173 है अध्याय 2 में। ये तो पूरी धारा है जो वर्ड टू वर्ड मैंने टाइप की है, इंग्लिश में भी है सर इसमें। और उसके बाद इसकी पूरी सरल व्याख्या की है। इस पे मैं सर स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसलिए खाली ई बुक पीडीएफ से मैं परिचित आपका करा रहा हूँ। उसी प्रकार से अध्याय 3 में पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण करने की शक्तियां। अब इसमें धारा 193 से लेकर 194 तक धाराएं लगभग। 194 में आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। तो ये 173 से लेके 194 तक जो धाराएं हैं उनके मैंने टाइटल भी लिखे हैं, और सरल उदाहरणों से इनको मैंने इसमें समझा भी दिया हर धारा को। कोई सी भी एक धारा को मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूँ। 173 पे तो हमने चर्चा की है, मगर एक उदाहरण में इसका भी दे देता हूँ कि किस प्रकार से पूरे होंगे सर। पूरी 173 से 194 सब तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि नंबर 1 उदाहरण है कॉन्जिबल मामलों में इतला सूचना क्या कहती है। अगर कोई ऐसा अपराध होता है जिसे पुलिस बिना वारंट के पकड़ सकती है, जिसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, जैसे हत्या, चोरी, दुष्कर्म, धोखाधड़ी आदि, ऐसे मामले में पीड़ित आबलिक सूचनाकर्ता पुलिस को जानकारी देता है और पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। उदाहरण के तौर पर रामू की बाइक चोरी हो गई, बाइक चोरी संज्ञेय अपराध है, रामू थाने गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, धारा 173 लागू हो गई। असंज्ञेय मामलों में 174 में बताया गया है असंज्ञेय अपराध ऐसे हैं जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जैसे सामान्य मारपीट, मानहानि, धमकी, गाली गलौज। ऐसे मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती बल्कि एनसी रिपोर्ट, नॉन कॉन्जेबल रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो दर्ज करती है, और जरूरत पड़े तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन और उसके पड़ोसी ने धक्का दिया, चोट मामूली है, नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस से पुलिस एनसी लिखेगी, एफआईआर नहीं लिखेगी। ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ सर, आपको ये हाईलाइट कर दिया। 175 की हमने चर्चा करी ली है सर, पुलिस की संज्ञेय मामलों की जांच की शक्तियां। 176 में अन्वेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जांच अधिकारी को तरीका बताया गया, क्या क्या तरीके बताए गए हैं, जिसमें एक है मौके पर जाना, गवाहों के बयान लेना, सबूत जब्त करना, तलाशी, मेडिकल दस्तावेज जुटाना। उदाहरण देख लेते हैं। पुलिस चोरी के घर जाकर टूटा हुआ ताला, चप्पल, सीसीटीवी फुटेज आदि जुटाएगी। 177 में जो है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, 177 में जो बताया गया है, एक मिनट सर मैं इसको बुक से मिलान कर लेता हूँ। अन्वेषण की प्रक्रिया के बारे में 176 में बताया गया है, और 177 में रिपोर्ट कैसे दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। तो ये अभी मैंने आपको जो बताई थी जस्ट ऊपर, 176 थी अन्वेषण की प्रक्रिया, इन्वेस्टिगेशन की, और 177 में रिपोर्ट कैसे दी जाएगी उसके बारे में बताया गया। ये सब सर हमारे कॉन्जिबल अफेंस, नॉन कॉन्जिबल अफेंस से रिलेटेड ही अध्याय है, और उसी में सारी धाराओं का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ उसको शॉर्ट में। 178 में प्रारंभिक जांच व आगे की जांच की शक्ति। अगर मामला जटिल हो तो पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है, कुछ मामलों में आगे की जांच भी कर सकती है। धोखाधड़ी में पहले दस्तावेज चेक करना पड़े। 179 में साक्षियों, गवाहों को बुलाने की पुलिस की शक्ति है। 180 में पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा के बारे में बताया गया है, और 181 में पुलिस को दिया गया बयान और उसका उपयोग। 182 में कोई लालच न देना। 183 में जो है कि कन्फेशंस मतलब स्वीकारोक्ति और बयानों का अभिलेखन। और मैं मुख्य मुख्य धारा पढ़ रहा हूँ। 184 में बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच के बारे में बताया है। 185 में पुलिस द्वारा तलाशी के बारे में बताया है। 186 में मामले में दूसरे अधिकारी से तलाशी सर्च वारंट के बारे में बताया है।
187 में जब 24 घंटे में जांच पूरी ना हो सके तो क्या होगा। धारा 188 में अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। 189 में जब साक्ष्य अपूर्ण हो तो आरोपी को छोड़ना। 190 में जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो केस कोर्ट में भेजना। 151 में शिकायत करता हुआ गवाहों को परेशान न करना। 192 में अन्वेषण की पुलिस डायरी। 193 में अन्वेषण पूरा होने पर अंतिम रिपोर्ट जिसे चार्जशीट, क्लोजर रिपोर्ट या फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी कंडीशन हो। 194 में आत्महत्या, संदेह और मौत, अकस्मात की मृत्यु की संबंध में जांच, ये इसमें बताया। अध्याय 4 में सर हमारा एफआईआर का महत्व और कानूनी आधार क्या क्या हो सकते हैं वो अध्याय 4 में शामिल कर लिया गया है मेरे द्वारा। और इसी के प्रकार से अध्याय ये सब डिटेल सर लिखा हुआ है। अध्याय 5 में 173 का विस्तृत व्याख्या मैंने की है सर, इसमें कुछ डिफरेंट उदाहरणों से और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं इसमें। और अध्याय 6 में एफआईआर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान, ये इसमें ई बुक पीडीएफ में सर मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। और अध्याय 7 जो है एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका, उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होगा वो सब कुछ डिटेल मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है और उसी में से जानकारी दे रहा हूँ। अगला अध्याय सर हमारा आता है 8, एफआईआर के बाद पुलिस जांच का वास्तविक उद्देश्य क्या होगा। ये सब इसमें लिख दिया सर। एक ही वीडियो में सर इतनी सब कुछ जानकारी देना संभव नहीं है, मैं इन पे नेक्स्ट वीडियो अलग अलग बना दूंगा, लेकिन ई बुक पीडीएफ से मैं आपको परिचित करा देता हूँ। अगला अध्याय सर हमारा आएगा, इसमें ये सब पुलिस को दी जाने वाली रिपोर्ट की ड्राफ्ट भी मैंने तैयार करके रखी है, कुल 7 ड्राफ्ट। इस पे स्पेशल वीडियो भी सर मैंने बनाया है, बिल्कुल जमीन से जुड़ के मैंने ये तैयार किया है कि एक आम व्यक्ति अगर थाने पर जाता है तो उसको एफआईआर कैसे लिखना होगी, उसकी ड्राफ्ट भी मैंने अलग अलग घटनाओं पर बता के कुल 7 ड्राफ्ट इसमें तैयार की हैं। और एक आइडियल ड्राफ्ट भी तैयार की है कि जब वो थाने पे व्यक्ति जाता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। घटना की तारीख, घटना का समय, घटना का स्थान, जो चश्मदीद गवाह है वो, उसका आधार कार्ड साथ में लिए जाएं आप। यदि आपके साथ घटना मारपीट का कोई दस्तावेज, वीडियो फुटेज या आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप साथ में लिए जाएं। वो कोई अपराधी टाइप है उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है उसको भी थाने पर पेश कर दें। उसके ऊपर पहले से भी कोई एफआईआर रिपोर्ट की आपको जानकारी है वो भी बता दें। ये बहुत कुछ मैं अतिरिक्त बता रहा हूँ, वो बहुत कुछ इसमें भी लिखा हुआ है। तो इसकी ड्राफ्ट भी सर मैंने इसमें तैयार की है, जैसे जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के संबंध में। एक बता दो उदाहरण के तौर पे, ऊपर सेवा में थाना प्रभारी महोदय, विषय ये लिख दिया आपने और नीचे दी गई घटना की सूचना दे रहा हूँ। आज दिनांक को इतनी बजे लगभग मैं इस स्थान पर था, तब ये आरोपीगण और उनके साथी आए और बेवजह मेरे साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। आरोपियों ने डंडे, लाठी और फरसियों से मेरे सिर पर वार किया जिससे मेरा सिर फट गया, काफी खून बहा। मुझे जान से मारने की नियत से हमला किया गया था, आसपास के लोगों ने बचाया। कृपया मेरी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। एक मैंने एक आम व्यक्ति के लिए एक सामान्य रूप से इसमें बहुत कुछ जानकारियां दी हैं। ये सभी 7 ही रिपोर्टें हैं। उसके बाद ये ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश का ये जो फैसला मैंने सर आपको बताया था वो पूरा इसमें मेरे द्वारा लिखा भी गया और उसकी सरल व्याख्या भी की गई है निष्कर्ष के साथ, ये इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अध्याय 11 में जीरो एफआईआर क्या है, कब और कैसे दर्ज होती है। अब ये सर जीरो एफआईआर के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। मैं थोड़ा सा आपको आगे की जानकारी यहाँ बढ़ने से पहले बता दूं कि इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। अब ये जीरो एफआईआर का जो है कंसेप्ट आखिर आया कहाँ से। पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कहीं भी जीरो एफआईआर शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम आम प्रचलन में जीरो एफआईआर ही क्यों कहते हैं। उसकी वजह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 1, जिसमें यह प्रारंभ में ही लिख दिया गया है कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध घटित हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है सर, मैं आपको मैंने बुक में से पहले भी पढ़ के बताया था, मैं आपको इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। Every information relating to the commission of a conjugal offense, irrespective of the area where the offense is committed, may be given oral or by electronic communication to an offense officer in charge of a police station and if given orally or electronic communication। मतलब क्या हुआ इसका, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया मौखिक रूप से लिखित रूप से दी जा सकती है। तो यहाँ उस क्षेत्र पर विचार किए बिना, ये जो शब्द है यहीं से जीरो एफआईआर का कंसेप्ट क्लियर होकर निकल के आता है। उस क्षेत्र पर विचार किए बिना मतलब आपके साथ घटना कहीं हुई है और आप किसी भी थाने पर जाकर जो जहां घटना हुई है उस क्षेत्राधिकार के थाने को छोड़कर
किसी भी थाने में आप जब रिपोर्ट लिखाएंगे तो वह 0 पे दर्ज की जाएगी और 0 पे दर्ज करके उस संबंधित थाने को भेज दी जाएगी जहां आपके साथ घटना घटित हुई है। तो 0 एफआईआर हो गई सर वो। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है डिटेल के साथ, ई बुक पीडीएफ भी तैयार करके उसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक उसमें दे दी है मैंने। यूट्यूब के जो वीडियो उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक की लिंक सभी की मैं वहीं देता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये हो गया सर हमारा अध्याय नंबर 11। और उसके बाद फिर सर इसमें आता है, ये सब अध्याय 11 ही चल रहा है सर। 0 एफआईआर की बहुत डिटेल जानकारी मिलती है। उसके बाद डिस्क्लेमर आती है और ये हमारा वीडियो का टाइटल है जो आता है शुरुआत में। और यहाँ से अध्याय भी चालू होते हैं। जो अध्याय मैंने आपको वीडियो के शुरू में पढ़ के बताए थे वो सब लिखे में, प्रस्तावना भी है और डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर है सर, ये एक पीडीएफ है और इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपये। आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। ई बुक डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही भुगतान का मैसेज आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज़ का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल पर डाउनलोड का मैसेज आएगा, वहां पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप आपके मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन पर इसको पढ़ सकते हैं। ये एक पीडीएफ है, ये किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि कोई प्रिंटेड बुक हो तो उसको रेफरेंस के बतौर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, रेफरेंस। लेकिन जज साहब उस रेफरेंस के आधार पर मेन बुक जरूर देखेंगे, चाहे बेयर एक्ट हो चाहे विधि की ये मेन बुक हो। मतलब उस रेफरेंस को फैसले का आधार नहीं बनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये तो पीडीएफ है मात्र, इसको आप खुद उपयोग करें और इस प्रकार से जो बुक है वो कोर्ट में पेश करें। लेकिन मेरे कई व्यूअर्स का ये भी कहना है कि सर आप जो भी बुक लिखें तो उसकी प्रिंटेड कॉपी हमारे घर पे आ जाए। तो उसकी भी व्यवस्था मैंने कर दी है और बहुत जल्द उसकी लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आप जब उसको परचेस करेंगे तो वो पूरी प्रिंट होके आपके घर आ जाएगी। लेकिन जो ई बुक पीडीएफ का मैटर है वही मैटर सर उसमें आपको मिलेगा, सेम टू सेम। लेकिन ई बुक पीडीएफ जो है वो तुरंत ही खरीदते से ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आके डाउनलोड होकर आ जाती है। और ये जब आप इसको परचेस करेंगे तो इसमें जो भी प्रोसेस रहेगी अमेजोन की, जितने भी दिन में वो आपके वहां पर आपके एड्रेस पर आएगी वो उस प्रकार से आएगी। तो उस बुक को रेफरेंस के बतौर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जज साहब उसको जजमेंट का आधार नहीं बनाएंगे, वो मेन बुक को ही देख के ही उसका आधार उसको बनाया जाता है। तो वो कोशिश भी मेरी जारी है और जैसे ही हो जाएगा तो उनकी लिंक देना मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चालू कर दूंगा सर। जो जो ई बुक का जो है कि पेपर बैग बुक मेरी अगर तैयार हो जाती है, क्योंकि उसमें भी सर काफ़ी समय लगता है, इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ देखना और समझना होता है। दे दूँ, चाहे वो मेरा ई बुक पीडीएफ हो या पेपर बैग बुक जो छपकर आपके घर आए, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन बुक मेरे द्वारा तैयार की जाती है। मैं आपको बता दूं, ये मेन बुक है। इसमें धारा 1 से लेकर 531 धाराएं, 39 अध्याय और 2 अनुसूचियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। तो इसमें जो धाराएं दी गई हैं उन धाराओं में से उन मुख्य धाराओं को मैं छांट कर निकाल कर लाता हूं, जिसको हम कहते हैं गागर में सागर भरना। मतलब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। एक कोशिश है सर, एक प्रयास है, दावा नहीं है, क्योंकि फैसला जज साहब करेंगे गुण दोषों के आधार पर। लेकिन एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा प्रयास है, चाहे वो मेरा ई बुक पीडीएफ हो या छपकर ये बुक आपके घर आए। अब वो मैं एक दो बुक पहले कोशिश करूंगा छपवा के मंगाने की, तो पहले मैं खुद मंगाऊंगा सर उसको और उसके बाद उस बुक को आपको बताऊंगा भी। उसके बाद फिर आपको उसमें आगे की जानकारी दूंगा। उस कार्य की प्रगति में मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में, क्योंकि समय हर चीज़ में बड़ा लगता है टाइम, और बहुत कुछ इतना आसान भी नहीं होता है। तो मेरे द्वारा सर जो आज का वीडियो है उस वीडियो पर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी गई है कि यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो हम कोर्ट से आदेश कैसे लें। 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आवेदन में शपथ पत्र को आपको पेश करना होगा। इसके तहत आप एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जज साहब से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर जहां तक मुझसे हो सकता था, जो कोशिश मुझसे हुई आपको जानकारी देने की, वो जानकारी देने की मैंने कोशिश आपको की है, समझाने का प्रयास किया है। लेकिन ये सब कुछ अंत नहीं है, ये आप इसको एक शुरुआत माने। और इसके बाद भी आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई यदि करना है तो पहले आप आपके वकील साहब से जरूर संपर्क करें।
और उनसे सलाह मशवरा लेने के बाद वो जैसी गाइडलाइन आपको देते हैं आप आगे कार्रवाई करें। लेकिन एक आपको प्राथमिक तौर से थोड़ी नहीं, बहुत कुछ, क्या मैंने लगभग सब कुछ जानकारी आपको दे दी है। हाँ, और बुक के अंदर से भी दे दिया। अब ये बुक सर इतनी मोटी है, एक आम व्यक्ति तो कभी इसमें से ढूंढ या समझ ही नहीं सकता है कि उसकी कौन सी चीज उपयोगी होगी कौन सी नहीं होगी। वकील साहब देख सकते हैं, वकील साहब के लिए ठीक है, लेकिन एक आम व्यक्ति के मन में भी जो हजारों सवाल पैदा होते हैं, तो उन्हीं को हल करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में लेकर आता हूँ सर। और ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक किसी विशेष मुद्दे पे, किसी विशेष टॉपिक पे और किसी विशेष परिस्थिति को टारगेट करके लिखी जाती है। ये ऐसी नहीं है सर कि जैसे 531 धाराएं जो बीएनएसएस 2023 में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक लगायत 531 धाराएं लिखी हुई। नो सर, ये ई बुक पीडीएफ इस प्रकार का नहीं है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, जिसमें ड्राफ्ट भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट भी हैं, विभिन्न परिस्थितियों के सवालों के जवाब भी हैं, विभिन्न हालातों को किस प्रकार से आपको हैंडल और टैकल करना है उन सब की जानकारी भी है, सब कुछ डिटेल में। जो हम बैठे बैठे सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो उन क्या करें का जवाब देने की कोशिश है। और इसी का जो रूप मेरा होगा सर, जो बुक के रूप में यदि आपके घर आएगा तो वो भी यही होगा। आपको ये ध्यान रखना है सर बस। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है सर कि ई बुक पीडीएफ जो है वो काफी सरल और सुलभ एक ई बुक पीडीएफ है, जो तुरंत आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है, तुरंत ही आपको प्राप्त हो जाती है। और उसमें वो भी जो नियम कायदे होंगे उस नियम से वो प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।